हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, ये है हमारा पार्ट 5 और चैप्टर चल रहा है हमारा फ्रांसीसी क्रांति। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के ही बच्चों के लिए ये वीडियोस बन रही हैं। सो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हैं और स्टोरी कितना सुनना है तो हिंदी में भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रांति की शुरुआत, आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्रांति की शुरुआत। देखते हैं क्या हुआ था। देखो, हम पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, कैसे हुई फ्रांस की क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख ही चुके हैं कि किन कारणों से जो लुईस 16 था उसने कर बढ़ा दिए थे। भाई हमें ये पता था कि लुईस 16 ने टैक्सेस बढ़ाने की बात करी थी, उसने टैक्स बढ़ा दिए थे और आपको पता है कि जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तो आप सोच सकते हो कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। क्या राजा है और राजा का मन किया कि भैया टैक्स बढ़ा दो तो बढ़ा सकता था? नहीं, ऐसा नहीं था उस जमाने में। जो ओल्ड रिजीम था, जो प्राचीन राजतंत्र था, उसके तहत जो फ्रांसीसी सम्राट है ना, फ्रांस का जो राजा है ना, वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। मतलब ऐसा नहीं था कि उसकी मर्जी चल रही है तो वो टैक्स लगा दे अपनी मर्जी से। इसके लिए उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। जैसे आज कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई रूल थोड़ी ना पास कर सकते हैं, है ना। वो संसद में बैठते हैं, फिर लॉ पास होता है, एक पूरा एक प्रोसेस होता है। ऐसे ही उस समय फ्रांसीसी सम्राट को भी स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी और बैठक बुलाकर वो नए करों का प्रस्ताव पर मंजूरी उसे लेनी पड़ती थी कि भाई मैं नया टैक्स लगाने वाला हूँ। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी, जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। फर्स्ट स्टेट था, हमें पता है, सेकंड स्टेट था और थर्ड स्टेट के लोग थे। फर्स्ट स्टेट में आप लोगों को पता ही है क्लर्जी वगैरह आते थे, सेकंड में नोबिलिटी आते थे, थर्ड में हमारा कॉमन मैन आ रहा था। तो यहाँ पर इस तरीके से राजा के पास खुद के पास अधिकार नहीं थे कि वो खुद टैक्स बढ़ा सके। उसको स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी और उसकी वजह उसके साथ ही हम कह सकते हैं कि वो उसके पास ये पावर आती थी, अगर तीनों जो स्टेट पास कर देंगे तो टैक्स लगा दिया जाएगा। लेकिन सम्राट ये निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। अब ऐसा भी नहीं था कि ये मीटिंग बहुत रेगुलर बुलाई जाती थी राजा के द्वारा। इसकी अंतिम बैठक हुई थी 1614 में, मतलब 1614 में, और अभी चल रहा है 1789। देखो कितने पहले ये बुलाई गई होगी, इसके पहले तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुला दी जाती है। यहाँ भी गफला होता है, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ होता क्या है। यहाँ पर देखो, फर्स्ट स्टेट के लोगों को टैक्स मिलना है, सेकंड स्टेट के लोगों को मिलना है, थर्ड स्टेट के लोगों को देना है। सारी पब्लिक थर्ड स्टेट में आई हुई है, कॉमन पीपल। अब फर्स्ट स्टेट के जब पीपल आते हैं यहाँ पर मीटिंग में 300, सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं 300, थर्ड स्टेट के बैठते हैं 600। लेकिन वोट किसका? एक वोट, एक वोट, एक वोट। अब इन दोनों को तो टैक्स मिलना है तो ये दोनों तो वोट दे देंगे और 2 वोट से ये जीत ही जाएंगे। कॉमन पीपल को टैक्स देना है तो वो हार जाता था। ये चीज हो रही थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों यानी नए टैक्सों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी कि भाई ठीक है, मैं टैक्स बढ़ाना चाहता हूँ। और वो एक मीटिंग बुला लेते हैं। प्रतिनिधियों की जो मेजबानी होनी थी, डेलीगेट्स आने थे, भाई इतनी बड़ी मीटिंग हो रही थी। तो वर्साई के आलिशान भवन को बहुत ज्यादा अच्छे से सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। मैंने तुम्हें बताया, जो आमने सामने कतारों में बैठे थे। जैसे होता है ना, यहाँ राजा बैठा है, यहाँ पर पब्लिक के ये 300 मेंबर इधर बैठे हैं, फर्स्ट स्टेट के 300 इधर बैठे हैं, सेकंड स्टेट के, और जो 600 मेंबर है वो पीछे खड़े होते हैं, बेचारे हमारे जो थर्ड स्टेट के मेंबर होते हैं। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व करने वाले जो थे, इसके अपेक्षाकृत काफी समृद्ध लोग थे, शिक्षित लोग थे। अब तीसरे स्टेट में भी 2 तरीके के लोग हुआ करते थे उस जमाने में। एक तो होते थे बहुत ही गरीब वाले बेचारे, बहुत ही कॉमन पीपल, गांव के किसान, है ना, मजदूर वर्ग, औरतें जो कि काफी गरीब हो, ये लोग इस तरह के। और जो थोड़ी ऊपर की क्रीम होती थी, जो एजुकेटेड पीपल हैं वो, या फिर मतलब समृद्ध, जिनके पास पैसा आ गया था व्यापार करके, हमने पढ़ा, उनका व्यापार करने लगे थे, रेशमी वस्त्रों का व्यापार करने लगे थे लोग। तो वो उस तरह के लोग भी होते थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग आते हैं रिप्रेजेंटेटिव बनकर, जो थोड़े समृद्ध होते हैं, थोड़े शिक्षित होते हैं, किसान, औरतें। वो उन लोगों को तो सभा में आना भी वर्जित था। मतलब उन लोगों को तो इतनी भी परमिशन नहीं थी कि वो मीटिंग में आ पाए। फिर भी लगभग 40,000 लेटर्स के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें, उनकी मांगों की सूची बनाई गई कि भाई वो लोग क्या क्या चाहते हैं। अब 40,000 जो चिट्ठियां लिखकर 600 लोग लेकर आ रहे हैं, वो चिट्ठियों को वैसे भी कोई नहीं पढ़ने वाला था, तो तुम भी जानते हो उनकी चिट्ठियों को, जिसे प्रतिनिधि लेकिन अपने साथ लेकर आए थे, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। अब स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को कितना वोट देना है? 1 वोट देना है। तो
अधिकार था। इस बार लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। लुई 16 ने सोचा ऐसा ही होगा, फर्स्ट स्टेट का एक वोट होगा, सेकंड स्टेट का दूसरा वोट मिल जाएगा, 2 वोट तो हमारे हो ही गए, हम जीत जाएंगे। थर्ड स्टेट बेचारे मना भी करेंगे तो कुछ चलेगी तो है नहीं, क्योंकि उनका तो एक ही वोट होगा। लेकिन इस बार तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा के द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, मतलब एज अ होल होना चाहिए, हर एक आदमी को एक वोट देने की परमिशन होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है, यानी डेमोक्रेसी, जैसा कि आज इंडिया में चलता है। आपका सबका जो 18 साल से ऊपर है सबका एक एक वोट होता है। जैसे इस तरह की मिसाल के तौर पर रूसो ने भी अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये मिसाल प्रस्तुत की थी। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, सम्राट ने तो भाई ये प्रस्ताव माना ही नहीं, क्योंकि उसे तो पता था वो हार जाएगा। फिर तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए वहां से बाहर चले गए, उनको आ गया गुस्सा और वो लोग बाहर निकल गए वहां से। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र के प्रवक्ता मानते थे। उनको लग रहा था कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे फ्रांस को एक तरीके से यहाँ पर आके। 20 जून को ये सारे के सारे प्रतिनिधि जो हैं वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो जाते हैं। उन्होंने अपने आप को कहा कि हम लोग क्या बन गए, हम नेशनल असेंबली, उन्होंने खुद को घोषित कर लिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। ठीक है, असेंबली हम भंग नहीं करने देंगे। उनका नेतृत्व यानी कि लीडर उनके कौन थे, मिराबे और आबेसिये ने किया उनका नेतृत्व। उनका मतलब एक तरीके से लीडरशिप में आए ये लोग। मिराबे का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। मिराबे भी कोई गरीब आदमी नहीं था, मिराबे एक अच्छे नोबल फैमिली का व्यक्ति था, लेकिन वो समानती विशेष अधिकार जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे उनको जो है वो समाज से खत्म करने की जरूरत को मानता था, कि मतलब हाँ ये खत्म करने की जरूरत से वो सहमत था। उसने एक पत्रिका भी निकाली थी, वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार उसने भाषण भी दिए थे। आबेसिये मूलतः पादरी था, चर्च का पादरी था आबेसिये, और उसने तीसरा स्टेट क्या है इस पर भी एक मतलब पूरी किताब वो लिखी थी, प्रचार पुस्तिका। इस शीर्षक से उसने एक अत्यंत प्रभावशाली प्रभाव डालने वाली प्रचार पुस्तिका यानी कि पैम्फलेट लिखी थी। इसके बाद आते हैं आगे, अब देखो किस तरह से पब्लिक उत्तर आई है ना। अब यहाँ देखो, जिस वक्त नेशनल असेंबली जो थी संविधान प्रारूप करने में व्यस्त थी, 600 लोग के रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह ये सब संविधान बनाने में व्यस्त थे। पूरा फ्रांस जो था आंदोलित हो रहा था, पूरे में जैसे होता है ना दंगा फैल जाने एक तरीके से, लोग सड़कों पे उतर रहे नॉल। अब हो क्या रहा है और भी ज्यादा क्या हो रहा है, कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की जो कीमतें थी वो आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक इस स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हो गए। अब बेकरी के मालिकों को लगा कि यार ये बहुत अच्छा टाइम है, पब्लिक के पास खाना कम है और जो है हम अगर उसको जमा कर लेंगे तो डेफिनेटली कितनी भी कीमत पे हम उसे बेच सकते हैं। तो लोग जमाखोरी में होर्डिंग में जुट गए थे। बेकरी के दुकानों पर घंटों इंतजार करने के बाद गुस्साई औरतों ने क्या किया, उनकी भीड़ ने दुकान पर ही धावा बोल दिया। दे स्टॉर्म्ड एट द शॉप्स। दूसरी तरफ सम्राट की सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया। सम्राट की सेना को सम्राट ने कहा कि तुम फटाफट जाओ और पेरिस में चले जाओ तुम लोग सब। अब क्रोध भीड़ को बहुत ज्यादा था। जो 14 जुलाई को उसने भीड़ ने क्या किया, बास्तील पे जो बास्तील का किला था वहां पे धावा बोल दिया और उसको पूरा नस्त नाबूद कर दिया। हमने जो फर्स्ट वीडियो में सुना था ना, वहां पे जेल भी थी, उसमें से 7 कैदी थे। लोगों ने दावा क्यों बोला था, इनको लग रहा था कि राजा की जो सेना है वो हम पर गोलियां चलाने आ रही है और ये लोगों को भी अपनी अब जनसेना बनानी थी। और फिर क्या हो रहा था, जनसेना बनानी थी तो लोग चाहिए थे हथियार, तो उन्होंने बास्तील के किले पर एकदम धावा बोल दिया। इनको लग रहा था वहां पे जो हमें हथियार वगैरह मिल जाएंगे। अब इधर देहाती इलाके जो गांव ग्राम के कंट्री साइड था, जो गांव ग्राम के इलाके थे, उसमें गांव गांव में अफवाह फैल गई थी कि जागीरों के जो मालिक हैं वो भाड़े पर लुटेरे यानी कि गुंडे एक तरीके के गिरोह को उन्होंने बुला लिया है, जो किसानों की पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। अब कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदाल बेलचे जिनसे वो खेती वेती करते होंगे ना, वो सब लेके और वो लोग सब कहाँ पहुंच गए, शहरों पे पहुंच गए, किलों पे पहुंच गए, ग्रामीण किलों में जो राजा के या किसी भी मतलब अमीर आदमी के जागीरदारों के किले वगैरह बने होंगे, वहां पर वो लोग आक्रमण करने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने वहां अन्न भंडारों को लूट लिया है ना। लगान संबंधी जितने भी कागज थे ना गाँव वालों के, वो भी इन्होंने जला डाले थे। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। अब लोग डर गए थे, जो नॉबल पीपल थे, जो कुलीन लोग थे, अमीर लोग थे, वो लोग डर गए, अपनी जागीरें छोड़ छोड़ के भाग गए। बहुत तो पड़ोसी देशों में जाकर उन्होंने शरण ले ली। अपने विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लगाकर अब राजा देख रहा है कि प्रजा जो है मेरे विरोध में आ गई, इतना ज्यादा रिवॉल्ट हो रहा है। उसने कहा यार भाई इनकी बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो ये तो हम मार काट देंगे। लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को कहा कि ठीक है, नेशनल असेंबली में मान्यता दे देता हूँ, वो मान जाता है और सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश लगेगा। उसने कहा कि ठीक है, सबको संविधान के अनुसार होगा, बना लो संविधान। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडल प्रिविलेजेस जो मिलते थे, उस सबको उन्मूलन करने का आदेश पारित कर दिया कि भैया अब ये आगे से नहीं चलेगा।
ठीक है। पादरी वर्ग के लोग जो थे उनको भी अपने विशेष अधिकार छोड़ने पड़ गए थे। अभी पादरी वर्ग के लोगों को, क्लर्जीज को काफी ज्यादा विशेष अधिकार मिलते थे, उनको टैक्स वगैरह भी मिलते थे, जमीनें मिलती थी, तो वो भी मतलब उनको छोड़ने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर जो टेथ बोलते हैं जिसको, वो भी समाप्त कर दिया गया। 10th पार्ट मिलता था ना फसल का, वो भी समाप्त कर दिया गया। और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि, जो भी चर्च के पास अपनी जमीनें थी, बड़ी बड़ी जागीरें थी, वो भी जो है सरकार ने जब्त कर दी। और इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति अब सरकार के हाथ में आ गई थी। अब यहाँ फिनिश होता है हमारे ये टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और बच्चों की मदद कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।